नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं भारत और चीन पर हमारी ये खास पेशकश। भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्तों पर 5 साल से जमी बर्फ रूस के शहर कजान में जाकर पिघली। मौका था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत पर। गर्मजोशी से हाथ मिलाए गए दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद पहली बार द्विपक्षीय बातचीत में आपसे मिलकर खुशी है। दोनों नेताओं ने सीमा पर तनाव घटाने को लेकर हुए समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि रिश्तों की बुनियाद टिकी है आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पे। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। शी जिनपिंग ने और अधिक आपसी संवाद और सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय जगत हमारी मुलाकात को बहुत गौर से देख रहा है। China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global South. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples, for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. शायद इस ऐलान के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसका विस्तार हो रहा है। भारत और चीन इसके अहम सदस्य हैं और दोनों के बीच किसी प्रकार का तनाव कम होना ब्रिक्स के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन इस बातचीत का माहौल तब बना जब ब्रिक्स के ठीक पहले दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में टकराव को कम करते हुए 2020 के टकराव के पूर्व की स्थिति पर लौटने पे समझौता किया। पिछले 2 दिन में जो कदम हमने उठाए हैं और ये कदम पिछले 2 दिन से हमारे सामने हैं, लेकिन इन पे जो काम हुआ है वो काफी समय से काम चल रहा है। मैं ये कहूँगा कि इनसे हमारी एक तरह से जो प्रक्रिया है सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, उनको वापस एक सामान्य रास्ते पे लाने के लिए वो यात्रा एक तरह से चल पड़ी है। ये छोटा कदम ही सही लेकिन महत्वपूर्ण है। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति में भले ही बहुत ज्यादा बदलाव न आए, लेकिन संवाद की शुरुआत के लिए जरूरी था। इसके तहत सेनाएं फिर से उन इलाकों का गश्त करेंगी जो गलवान टकराव के बाद बफर जोन बना दिए गए थे। मई 2020 से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प 1962 के युद्ध के बाद की सबसे भयानक झड़प थी। भारत के 20 सैनिक इस टकराव में शहीद हुए और चीन के 40। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। इसके बाद से भारत ने यह साफ कर दिया था कि द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि LAC पर स्थिति 2020 के पूर्व पे वापस न आ जाए। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या है ये पूरा विवाद जिसके कारण गलवान का टकराव हुआ। पूर्वी लद्दाख में 7 ऐसे पॉइंट हैं जहां चीन के साथ टकराव की स्थिति रहती है।
ये हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान, 15 यानी हॉट स्प्रिंग, 17A यानी गोगरा, पैंगोंग सौ झील के उत्तर और दक्षिण छोर, डेप्सांग प्लेन और डेमचौक के चारदिंग नाला। इनमें से सितंबर 2022 में गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर सहमति बन चुकी थी, जिसके तहत चीन की सेना वहां से पीछे हटी थी। 2 अहम बिंदु डेप्सांग और डेमचौक बचे रह गए थे, जिन पर अब जाकर सहमति बनी है। डेप्सांग और डेमचौक, जिस पर ताज़ा समझौते से तनाव कम होने की उम्मीद है, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के महत्वपूर्ण पोस्ट दौलत बेग ओल्डी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ स्थिति चिंताजनक रही क्योंकि यहाँ चीनी सेना ऐसे क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक अंदर है जहाँ भारतीय सैनिक गश्त करते हैं। अब बनी सहमति का मतलब ये है कि बातचीत के दौरान पहले जिसे बफर जोन की तरह छोड़ा गया था, वहां भी अब गश्त हो सकेगी। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया कई तनाव और धैर्य के बीच पूरी हुई। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत धीरज के साथ पूरी की गई है। How do we now see India-China relation going forward? I think it's a good development. It's a positive development, and I would say it's a product of very patient and very persevering diplomacy. We reached an agreement on patrolling. You know, we have gone back to where the situation was in 2020. गलवान की हिंसक झड़प के बाद से बना तनाव कम करने के लिए कोर कमांडर लेवल की 52 बैठकें हुई, जो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी बातचीत हुई। सितंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वांग यी की भी मुलाकात हुई, लेकिन लंबे समय तक चली इस बातचीत का सकारात्मक नतीजा अब सामने आया है। कूटनीति की मेज तक पहुंचने के साथ साथ क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना के लिए चुनौतियां बदलेंगी? डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन तक पहुंचना, यानी सीमा के आर पार सैनिक जमावड़े में कमी लाना अभी बाकी है। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर की साझा सीमा है, जो विवाद और टकराव की जड़ में है। आइए देखते हैं इस टकराव का इतिहास। सीमा विवाद के चलते साल 62 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। 1950 के दशक में अक्साई चिन पर चीन ने कब्जा किया। 1957 में जब चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया, तब भारत को इसकी जानकारी हुई। साल 1958 में इस सड़क को चीन ने अपने नक्शे में भी दर्शाया। साल 2017 में चीन ने जब डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की और भारत ने इसका विरोध किया, तो डोकलाम का टकराव हुआ। और फिर जून 2020 कोविड काल के बीचों बीच गलवान का टकराव। तो अब भी सीमा पर ऐसे इलाके हैं जिन्हें लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो सिर्फ एक समझौते से दोनों देशों के बीच सारे तनाव काफूर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, मगर रिश्तों के सामान्य होने की प्रक्रिया में ये पहला कदम माना जाता है। चीन के साथ रिश्तों में विश्वास बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विश्वास कई बार टूटा है। तो अब एक तरफ से सामान्य संबंध की तरफ अब भारत और चीन आगे बढ़ सकते हैं। सावधानी से बढ़ना होगा। ये देखना होगा कि हमारे परस्पर संबंध कैसे हैं, और अभी तो स्टेटस को एंटी हुआ है। बात यह है कि बॉर्डर पे जो समस्या है उसका मूल हल निकालना भी ज़रूरी है।
और उसकी तरफ बढ़ना धीरे धीरे ज़रूरी है। 2017 में डोकलाम संकट भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हल हो गया था और इसने पीएम मोदी के चीन दौरे का रास्ता बनाया। उस समय भी चीन कुछ भूराजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे पर गए और वुहान कंसेंसस पर बात हुई, लेकिन फिर गलवान का टकराव सामने आ गया। इसलिए अब देखना होगा कि क्या बीजिंग की नीतियों में कोई बदलाव आया है। जो स्टैंड ऑफ है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ चीन और भारत के बीच, इस स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए कई कदम लेने पड़ेंगे। ये तो पहला स्टेप ही है। डिसएंगेजमेंट के बाद फिर डी एस्केलेशन होगा और फिर जो दोनों सेना ने हजारों में ट्रूप स्टेशन किए हैं फ्रंटियर के आसपास, उनको वापस लेना। तो ये जो बाकी स्टेप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बैठक पर सबसे ज्यादा नजर कारोबार और कारोबारियों की है। कुछ बरस पहले तक भारत की होली दिवाली में पिचकारियों से लेकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और बिजली की लड़ियां तक चीन से आ रही थीं। लेकिन 2020 आते आते दोनों देशों के रिश्तों में नकली बंदूकों और टैंकों की जगह असली बंदूक और टैंक चले आए। गालवान हुआ और कारोबार रोकने की बात चल पड़ी। हालांकि दोनों देशों के बीच इतना सारा लेन देन है कि इसे रोकना आसान नहीं था। आइए देखते हैं कि कारोबार के आंकड़े क्या बताते हैं। वित्त वर्ष 2022 में आपसी कारोबार 115.83 अरब डॉलर था। 2023 में वो कुछ सिमटकर 113.83 अरब डॉलर पर सिमट गया, जबकि 2021 में ये कारोबार 125.62 अरब डॉलर का हुआ करता था। अब वो दौर है जब दोनों देशों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। 2015 से 2020 के बीच कारोबार 100 अरब डॉलर तक नहीं छू सका था, लेकिन बीच के वर्षों में जो छलांग लगाई गई उसे गालवान ने पीछे धकेल दिया, क्योंकि गालवान के बाद भारत में कई संगठनों ने चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील शुरू कर दी। भारतीय रेलवे ने एक चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार रद्द किया। BSNL को कहा गया कि चीनी टेलीफोन कंपनी हुआवे के सामान इस्तेमाल न करें। भारत में आयात होने वाले सामान पर मूल देश का नाम लिखना अनिवार्य किया गया। 2020 में ही ऊर्जा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा का सवाल उठाते हुए चीन से ऊर्जा आपूर्ति के उपकरणों का आयात नियंत्रित करने की सलाह दी। लेकिन ये सच है कि भारत और चीन को एक दूसरे की जरूरत है। चीन को भारत के बाजार की और भारत अपनी कई जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है। इसलिए कारोबार रोकना न संभव था, व्यावहारिक। दोनों देशों के बीच जो एक बिजनेस रिलेशनशिप है, ये इससे सारे व्यापार जगत में बहुत इसका अच्छा असर पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि इससे दोनों देशों की इंडस्ट्रीज के बीच जो पीपल टू पीपल जो एक कनेक्ट बनेगा, उससे जो है सभी को इसका फायदा मिलेगा। इसको इस तरह समझिए, भारत ने 2023 में चीन को 4,455 तरह के सामान भेजे। ये कुल 15.33 बिलियन डॉलर का निर्यात था, जबकि चीन से भारत ने 7,481 तरह के सामान मंगाए। ये 98.5 अरब डॉलर का आयात था। भारत ने वहां लौह अयस्क, इंजीनियरिंग का सामान और पेट्रोलियम उत्पाद भेजे, जबकि चीन से इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एटमी रिएक्टर और उसके हिस्से और रसायन आदि आए। भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट काफी बड़ा है, यानी भारत का चीन से आयात वहां किए जा रहे निर्यात से ज्यादा है। कारोबारी घाटे के ताजा आंकड़े 100 बिलियन डॉलर से ऊपर हैं। हमें ये लगता है कि ये जो थोड़ी सी पहल हुई है दोनों तरफ से, थोड़ा ईजिंग ऑफ टेंशंस मैं कहूँगा, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है अभी ऐसा, उससे हमें मैन्युफैक्चरिंग में एक विंडो मिलती है कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को थोड़ा रिव्यू करें। मेरा कहने का मतलब है कि इंपोर्ट कम करें, उनको यहाँ पर इनवाइट करें कि आप हमारे साथ एक माइनॉरिटी स्टेक लें हमारी कंपनीज के साथ, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें इंडिया में, क्योंकि एक इन्वेस्टेड चाइनीज कंपनी इज बेटर देन एन एक्सपोर्टिंग चाइनीज कंपनी। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा सुरक्षा की चुनौतियां अपनी जगह बनी हुई हैं। अब जब भारत यथास्थिति पर लौटने की उम्मीद कर रहा है, तो बड़ा सवाल उस आधारभूत ढांचे का भी है जो चीन ने भारत चीन सीमा पर खड़ा किया है। सड़कें, तंबू, छोटी कॉलोनियां,
क्या वो वहां से हट जाएंगी? पहले भी चीन के साथ हुए कई समझौते टूटे हैं, इसलिए सच्चाई ये है कि किसी भी नए समझौते पर विश्वास आने में समय लगेगा। हालांकि हाल के महीनों में विश्व भू राजनीति में काफी परिवर्तन हुए हैं। चीन और पश्चिमी देशों के बीच संबंध उतने सहज नहीं रहे। चीन का अमेरिका के साथ संबंध भी बहुत खराब दौर में है और अगले महीने अमेरिकी चुनाव के बाद भी ये साफ है कि अगला राष्ट्रपति चाहे जो हो, चीन के साथ रिश्तों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के साथ असीमित सहयोग के समझौते से भी चीन और पश्चिमी देशों में टकराव बढ़ा है। इसलिए भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की पहल के पीछे कुछ हद तक चीन की परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। तो अब देखना है कि चीन इस समझौते को निभाता है या नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे समझौते हुए हैं और चीन ने उन्हें तोड़ा है। इसलिए भारत के हित में है कि आशावादी रुख रखे, लेकिन सतर्कता के साथ। तो अब देखना यह है कि चीन इस समझौते को निभाता है या नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई समझौते हुए हैं, लेकिन चीन ने इन्हें तोड़ा है। तो भारत के हित में है कि एक आशावादी रुख रखे, लेकिन सतर्कता के साथ।